हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 13 जनवरी 2023 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का है। तो इसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ और भी आप लोग प्रीवियस ईयर का वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि ईवीएस हुआ, संस्कृत हुआ, मैथ्स हुआ, सीडीपी हुआ, तो सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग वहाँ पे जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाने से ही आप लोगों का जो है तैयारी बहुत ही ज़्यादा हद तक मजबूत हो सकता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट भी होता है, तो वहाँ से आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है एग्ज़ाम में अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता ही होगा कि हिंदी में आपका जो 2 भागों में डिवाइड रहता है। तो 15 क्वेश्चन आपका जो है यानी कि 15 क्वेश्चन आपका गद्यांश से रहता है और 15 क्वेश्चन आपका जो है सीडीपी बेस्ड यानी कि बाल विकास से रिलेटेड रहता है। तो 15 क्वेश्चन आपका गद्यांश से ऑटोमेटिक आप लोग पढ़ के जो है बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग साथ में मिलकर सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं एक बार। देखिए क्या है, गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। देखिएगा आप लोगों का जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए अच्छे से एक बार में आप लोग देख लीजिए। गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। यह अमुक गुरु का शिष्य है, ऐसा कहा जाता है। गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। गुरु जो है अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। जो शिष्य पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित है, उसके जीवन में एक समय आता है जब वह गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। शिष्य की वृत्ति सद्गुरु में घुल मिल जाती है। उनकी प्रत्येक चेष्टा में, हाव भाव में, वाणी में गुरु का ही प्रतिबिंब नजर आता है। इतना ही नहीं, उसकी आकृति भी गुरु जैसी हो जाती है। कई की तो वाणी भी गुरु जैसे ही हो जाती है। वाणी, विचार, वृत्ति, वेशभूषा सब में जब सद्गुरु अवतरित होते हैं तब यह नहीं पूछना पड़ता है कि तुम्हारा गुरु कौन है। मतलब कि जब वह गुरु से अच्छे लगाव कर लेते हैं, सारे चीज़ मतलब कि शिष्य का जो गुरु जैसे उसका वाणी, विचार, वेशभूषा होने लगता है, तो कोई भी व्यक्ति उससे नहीं पूछता है कि ये इनके गुरु कौन है। तो ऑटोमेटिक आदमी जो है जान जाते हैं ये मतलब कि किनके शिष्य है, इनके गुरु कौन है, वह बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तब तो यह शिष्य को देखते ही पता चल जाता है, तब तो जो है ये शिष्य को देखते ही पता चल जाता है कि इनके गुरु कौन होंगे। उसके बाद है, जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो पहले सुयोग माता पिता की खोज करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, तो देखिएगा इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा कि सबसे पहले सुयोग माता पिता की खोज करते हैं। उसी प्रकार सतगुरु भी अवतरित होने के लिए होनहार शिष्य ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो पहले सुयोग माता पिता की खोज करते हैं। उसी प्रकार जब सद्गुरु अवतरित होते यहाँ पे है, सद्गुरु भी अवतरित होने के लिए होनहार शिष्य ढूंढते हैं। गुरु अपने शिष्य से माँ से भी ज़्यादा दुलार और प्यार करते हैं। गुरु जो है अपने शिष्य को माँ से भी ज़्यादा दुलार प्यार करते हैं। इस प्रकार गुरुत्व शिष्य परंपरा में अविनाशी बन जाता है। गुरु परंपरा के माध्यम से ही यह अविनाशी गुरुत्व हमेशा शिष्य को प्रकाश देता रहता है। इस तरह से इसमें जो है गुरु और शिष्य के बारे में इस गद्यांश में इसका बखान है। तो इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। गुरु शिष्य परंपरा में, तो गुरु शिष्य परंपरा में तो किस तरह का संबंध होता है, तो वही आपको बताना इन सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद। फर्स्ट है, गुरु के साथ शिष्य का नाम पहले आता है। गुरु के साथ शिष्य का नाम, यहाँ पे देखिए शिष्य का नाम पहले आता है, इस तरह से ये तो नहीं होगा। शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है, बिल्कुल सही बात है। गुरु और शिष्य में क्या संबंध है कि गुरु का नाम जो है शिष्य के नाम से पहले आता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है कि गुरु का जो है नाम शिष्य के नाम से पहले आता है, वही आपका यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में है कि शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका,
गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। वाक से तात्पर्य है, वाक से आशय है। तो गुरु के अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है, मतलब कि गुरु के जो है प्रत्येक शब्द जो आपको शिष्य में दिखाई पड़े, तो इस वाक से क्या तात्पर्य है वही आपको बताना है। पहला है, गुरु शब्दों द्वारा शिष्य को पढ़ाता है। गुरु अपने शिष्य का अवतार लेते हैं। गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। ये बिल्कुल सही बात है। गुरु के जो है एक एक शब्द जब शिष्य में अवतरित होते हैं, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। यानी कि गुरु जो पढ़ाते हैं, जो लिखाते हैं, जिस तरह से समझाते हैं, जब सारे चीज़ जब उसके शिष्यों में दिखाई पड़े, उसका जो है प्रतिबिंबित दिखाई पड़े, वही होता है क्या कि गुरु अपने एक एक शब्दों से शिष्य में अवतरित होता है। तो इसका कहने का आशय यही हुआ ऑप्शन नंबर 3 कि गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, शिष्य गुरु की आराधना और उपासना। क्या है? शिष्य गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है का आशय है। तो आपको बताना है कि शिष्य जो है गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है, इसका आशय क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। शिष्य के व्यक्तित्व पर गुरु का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखने लगता है। उसके बाद है, शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है। उसके बाद अगला है, शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। तो इसमें देखिए तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, शिष्य जो है गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी के राह पे चलता है। बिल्कुल सही बात है। शिष्य क्या करता है? गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है, मतलब गुरु के जैसा हो जाता है। इसका आशय क्या हुआ कि शिष्य जो है गुरु की शिक्षा को, उनके गुरु जो भी शिक्षा देते हैं, शिष्य क्या करता है? उनको आत्मसात कर लेते हैं, उस चीज़ को अमल करते हैं और वह भी जो अपने गुरु के रास्ते पर चलने लगता है। तो यही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसमें जो है आशय बताना है, उसका कहने का क्या अर्थ है, उन्हीं को आप लोगों को बताना है। उसके बाद अगला है, किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के शिष्य पर जो है गुरु का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। पूर्णतः समर्पित, बुद्धिमान, विद्वान, परिश्रमी। तो किस प्रकार के? तो जो भी पूर्णतः समर्पित होते हैं, जो गुरु पर पूर्णतः रूप से समर्पित होते हैं जो शिष्य, उसमें ही ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है गुरु का। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करते हैं। तो आप लोग पढ़े थे अभी तुरंत कि ईश्वर जो है अवतरित होने से पहले सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो गद्यांश में लिखा गया, तो आप लोग वहाँ से आराम से कर सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति डैश का भाव होता है। तो आपको बताना है कि गद्यांश के अनुसार गुरु में जो है अपने शिष्य के प्रति डैश का भाव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, गुरुत्व का, स्त्रीत्व का, ममत्व का, पुरुषत्व का। यानी कि आपको बताना है कि गुरु में जो है शिष्य के प्रति किस तरह का भाव होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ममत्व का। यानी कि आप लोग पढ़े थे इससे तुरंत पहले की गद्यांश में कि गुरु जो है माँ से भी ज़्यादा क्या करते हैं? दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे ममत्व का भाव यानी कि यहाँ पे होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सद्गुरु का संधि विच्छेद है। तो बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हैं कि सद्गुरु का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत जोड़ गुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत जोड़ गुरु, सतगुरु का बिल्कुल सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समर्पित में प्रत्यय है। तो आपको बताना होगी प्रत्यय यानी कि जो किसी शब्द के अंत में लगता है वो आपका प्रत्यय हो जाता है और शब्द के पहले लगता है तो उपसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या समर्पित है। तो समर्पित में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे प्रत्यय है। तो समर्पित में यहाँ पे देखिए आपका पित यानी कि इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय, यानी कि इत प्रत्यय ऑप्शन नंबर 3 में है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में बताना है कि समय का जो है पर्यायवाची
कौन सा नहीं है? बेला, तो बेला एक समय का पर्यायवाची शब्द ही। काल, काल मतलब भी समय होता है। उसके बाद घड़ी, घड़ी भी आपका जो है समय का ही पर्यायवाची है। बट आपका घड़ियों जो है ये बहुवचन है, यानी कि घड़ी का बहुवचन है। तो यहाँ पे चारों में से एक अलग यानी कि डिफरेंट आप लोग यदि चूज कर लेते यानी कि ढूंढ लेते तो वही आपका आंसर हो जाता है। तो घड़ियों इनमें से क्या अलग है, और सभी बेला हो गया, काल हो गया, घड़ी हो गया, ये सभी समय का पर्यायवाची है। बट आपका घड़ियों जो है ये बहुवचन है, इस तरह से नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से एक अलग गद्यांश है, इससे भी रिलेटेड आपका 4-5 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी घूम रहे हो, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत काटने देना, मत चिड़िया को रोना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्म को फल चखते हैं। आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही है, उसके बाद जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे गद्यांश है, इसके अनुसार आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है? तो आपको बताना कि लेखक जो है इसमें दुष्कर्म किसे कहा? दुनिया को भूलना, पेड़ों को काटना, जहर बेचना। तो इस पर जो है आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या कि इसमें लेखक जो है दुष्कर्म वाली बात बताया है। तो किसे? तो पेड़ों को काटना एक दुष्कर्म वाला काम है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, पेड़ों से कटने पर चिड़ियों को क्यों रोना पड़ेगा? यानी कि पेड़ यदि कट जाता है तो चिड़िया क्यों रोएगा, वही आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शन को पढ़िए। फर्स्ट है आपका, चिड़िया पेड़ों को बहुत प्यार करती है, चिड़िया पेड़ों को बहुत समय से जानती है, पेड़ों के कटने पर चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएगी। उसके बाद है पेड़ों के कटने पर चिड़िया बच्चों को नहीं झुला पाएगी। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें जो है पेड़ों के कटने पर क्या हो जाएगा, वो घोंसला को जो है नहीं बना पाएगा, जिसके कारण वह रो रहा है। तो पेड़ों के कटने पर चिड़िया क्या करेगी, घोंसला को नहीं बना पाएगा, जिसके कारण वो रो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, कविता में सहन से क्या आशय है? यानी कि आपको बताना है कि सहन मतलब क्या होता है। तो सहन का अर्थ ही हो जाता है कि घर के अंदर या सामने का जो खुला स्थान होता है, यानी कि घर के अंदर या सामने जो खुला स्थान होता है, मतलब इस तरह से आपका क्या हो गया, घर हो गया। तो घर का जो आगे के तरफ जो सामने जो खुला स्थान होता है वही आपका सहना यानी कि आंगन भी आप लोग बोल सकते। तो सहन का ही अर्थ हो जाता है क्या, आंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक ने कविता में डैश की विनती की है। तो आपको बताना है कि लेखक जो है कविता में किसकी विनती की है? खूब सारे बच्चे पैदा करने, धरती को हरा भरा रखने। बिल्कुल सही बात है, लेखक जो इसमें किसका विनती किया है, हमेशा जो है धरती को हरा भरा रखने का इसमें क्या करता है, लेखक बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, कविता में चौपाए से आशय है। यानी कि चौपाए का अर्थ क्या होता है, 4 हो जाता है। तो चौपाए का क्या आशय है? तो इसमें जो है जानवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौपाए का अर्थ क्या हो जाता है, जानवर। तो इस गद्यांश में भी चौपाए का आशय ही वही है, जानवर का मतलब कि यहाँ पे अर्थ के रूप में बताया गया है। उसके बाद है, पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा जो है पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। फर्स्ट है पर्ण, तरु, वृक्ष, पादप। देखिए तरु भी पेड़ का ही पर्यायवाची है, वृक्ष भी पेड़ का पर्यायवाची शब्द है, पादप भी पेड़ का पर्यायवाची है। बट आपका पर्ण जो है, पर्ण पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। पर्ण का अर्थ हो जाता है क्या, पेड़ का जो पत्ता या पत्र हो जाता है। तो इस तरह से आपका पर्ण जो है एक अलग है, पर्ण का अर्थ होता है पेड़ का पत्ता या पत्र। और सारे जो आपका तरु, वृक्ष, पादप ये तीनों जो है आपका पेड़ का पर्यायवाची है। पर्ण इनमें से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? संपादन, प्रारूपण, विचार मंथन,
प्रतिपुष्टि। तो इनमें से बताना है कि अनुच्छेद जब लिखा जाता है तो उसके दौरान जो है विराम चिन्ह, वर्तनी की जांच करना, लेखन प्रक्रिया का ये कौन सा चरण है? तो ये क्या कहलाता है? ये संपादन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संपादन। तब ये जो है अनुच्छेद लेखन के दौरान विराम चिन्ह विधान और वर्तनी की जांच करना, ये संपादन के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद अगला है आपका, अध्यापक को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं। अध्यापक को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं, क्यों? तो वही आपको बताना है इसका क्या कारण है। फर्स्ट है, एक अध्यापक श्यामपट्ट पर वर्णमाला के अक्षर लिख रही है। श्यामपट्ट में जब भी लिखने वाली बात आता है वो ऑप्शन तो गलत ही हो जाता। दूसरी, अध्यापक शिशु गीत गा रही है और फिर कहानी सुना रही है। ये बहुत ही सटीक है। जब भी बच्चे को किसी भी प्रकार का गीत गाकर, कहानी सुनाकर यदि किसी भी चीज़ को पढ़ाया जाता है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से उस भाषा को सीखते हैं। तो यहाँ पे ये अध्यापक क्या कर रही है दूसरे वाली, कि वो शिशु गीत गाकर फिर कहानी सुनाकर उस चीज़ों को समझा रहे हैं। तो ये सबसे आदर्श वाली बात हो गया। तो ये आदर्श अध्यापक यानी कि शिक्षक के गुण है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है? यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत, तो निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है बच्चे प्रभावशाली पाठक बने, बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने। बिल्कुल सही बात है। एक निपुण भारत का अर्थ होता है क्या, बच्चा जो है एक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली संप्रेषक बने, किसी से अच्छे से बातचीत करे, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझे, फिर उसके लिए अच्छे से वो रिप्लाई दे। वो मतलब कि उसमें जो अच्छे से संवाद करने की मतलब कि गुण आ जाए, अच्छे से संप्रेषक मतलब प्रभावशाली संप्रेषक वाली गुण आ जाए, ये निपुण भारत का अर्थ होता है, उद्देश्य होता है। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 बहुत मतलब कि पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूल तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूल तैयारी की मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिससे कि बच्चे डैश स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सके। पूर्व विद्यालय, बाल बाटिका, ग्रेड 1, ग्रेड 2। तो इसमें जो है 3 महीने का जो उसमें जो मॉड्यूल यानी कि तैयारी किया जाता है, उसमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चे जो है ग्रेड 1 के स्तर में पढ़ने के लिए वो बच्चे क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो इसके लिए जो है 3 महीनों का जो है उसके लिए कोर्स कराया जाता है, ताकि बच्चे जो है ग्रेड 1 के स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। ये NEP 2020 कहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, कथन और तर्क से रिलेटेड भी आपका 2-3 क्वेश्चन लगभग हर एक मतलब कि जैसे EVS में भी रहता है, आपका CDP में भी रहता है, हिंदी में भी रहता है और मैथ्स में भी रहता है। तो हर एक सब्जेक्ट में आपका जो कथन और तर्क से आपका क्वेश्चन मिलेगा। चलिए यहाँ पे कथन में क्या बोल रहा जा रहा है, तो अभी कथन में कह रहा है कि भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। क्या बोला जा रहा है कि भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। क्या भाषाई निपुणता जो व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है? ये तो उतना सटीक नहीं लग रहा। उसके बाद आगे देखिए क्या है, भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। ये आपका जो है सही लग रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है कथन जो है पूरी तरह से यह सही नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बट कि आपका जो है, लेकिन यहाँ पे आपका जो कारण जो दिया गया ये बिल्कुल सही है कि भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है। ये तो सही बात है। यह साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है। ये भी सही बोल रहा है। यह पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है। ये भी सही है। यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वही इसमें पूछा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है, तो यह शैक्षिक गतिविधियों का योजना है, ये नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद अगला है आपका, एक अध्यापक का यह मत है कि अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार है और उन्हें नियमित रूप से संलग्न करना व संप्रेषित करते रहना चाहिए। यह किस प्रकार से हो सकता है? एक अध्यापक का यह मत है, यह मानना है कि अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार है और उन्हें नियमित यानी कि रेगुलर रूप से संलग्न करना व संप्रेषित करते रहना चाहिए। यह किस प्रकार हो सकता है? फर्स्ट है, अभिभावक को यह सूचित करके कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। कभी भी जो है गार्जियन को, पेरेंट्स को यह नहीं कहना चाहिए कि बच्चे आपका जो पढ़ने में कमज़ोर है, अच्छा नहीं पढ़ रहा, ये तो कहना ही नहीं चाहिए, तो गलत ही है। उसके बाद है, नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों की पोर्टफोलियो पर चर्चा करके। उसके बाद अगला है आपका, अभिभावक को अकादमिक के स्थान पर स्व अकादमिक क्षेत्रों में आमंत्रित करके। ये भी उतना सटीक नहीं है। अभिभावक को अधिगम संबंधी सिद्धांत पढ़ाकर, ऐसा तो करना ही नहीं है। बट आपका सेकंड वाला ऑप्शन देखिए कितना अच्छा है, नियमित आधार पर अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करके। पोर्टफोलियो क्या होता है? जो साल भर का जो उसमें बायोडाटा होता है कि बच्चे मतलब कि फीडबैक होता है कि कितना मतलब कि अच्छे मतलब की तैयारी कर रहा है, किस सब्जेक्ट में कितना अच्छे है, कितना कमज़ोर है। तो इस तरह की सारे चीज़ों का जब उससे नियमित रूप से जब उनके अभिभावक के साथ यदि चर्चा किया जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है आपका, तो यहाँ पे है 3 से 9 वर्ष वाले आयु, 3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए NEP 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है? यानी कि बच्चा जो है 3 से 9 साल वाले बच्चे हैं तो उनके लिए जो है NEP 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल दिया और ध्यान केंद्रित किया, आपको बताना। फर्स्ट है घटना आधारित शिक्षण शास्त्र, भिन्न भिन्न पाठचर्या विषयों में आवाजाही संबंधी उपागम। उसके बाद खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र। ये देखिए NEP 2020 जो है ये 3 से 9 वर्ष के जो समूह मतलब के लिए जो है बच्चे होते हैं तो उनके शिक्षण के लिए जो है मतलब कि अधिक बल किस पर ध्यान केंद्रित किया, अधिक बल किस पर दिया, किस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है? तो खिलौने आधारित शिक्षण शास्त्र पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, आमतौर पर पूर्व विद्यालयी अध्यापक अपनी कक्षा में शुरुआती तौर पर अपने विद्यार्थियों को चित्रात्मक पुस्तकें देती है। बजाय की वर्णमाला पढ़ने के चित्रात्मक पुस्तक देने का उद्देश्य है। तो बच्चे को जो है मतलब आमतौर पर पूर्व विद्यालय अध्यापक अपने कक्षा में जो है शुरुआती तौर पर जो है पहले बच्चे को चित्र रूपी पुस्तक देते हैं। तो उनका देने का क्या अर्थ है वही आपको बताना है। पहला है अपनी व्यस्तता के समय शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ये तो नहीं होगा कि शिक्षक विद्यार्थी को बिजी रखना है, उसके लिए ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद है बच्चे भविष्य में इस तरह के चित्र बना सके। ये भी कोई मकसद नहीं है कि बच्चे भविष्य में चित्र ही बनाएगा तो इसलिए उसे चित्र वाला बुक दे, ये भी कोई बात सटीक नहीं है। उसके बाद है बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की शुरुआत करना। उसके बाद है उनके उन बुनियादी कौशलों का आकलन करना जो विद्यालय में प्रवेश के समय उनके पास थे। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही है। तो इसमें जो है तीसरा नंबर जो ऑप्शन है आपका, बच्चों के पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा के विकास की शुरुआत करना, ये उनका मकसद है। तो छोटे बच्चे में जो है चित्र वाला जो पुस्तक दिया जाता है उसका मकसद क्या है कि बच्चों के पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की शुरुआत करना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाई प्रक्रिया बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाई प्रक्रिया बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त है, आपको बताना है। फर्स्ट है प्रतिदिन 5 कठिन शब्दों से परिचित करवाना। ये कोई तो उतना सटीक है नहीं कि बच्चे को कठिन शब्द यदि देंगे तो उससे ज़्यादा विकास उसमें बढ़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के घेरा टाइम यानी कि सर्कल टाइम से कराना। उसके बाद है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना, रूटीन से नियमित रूप से बदलाव लाना।
तो इनमें से जो है आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। तो ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाई प्रक्रिया बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त है। जो छोटे बच्चे हैं तो उन्हें जो है धीरे धीरे नई अवधारणाओं से परिचय कराना, ये जो है विकासात्मक अवधारणाओं की ओर मतलब कि ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कथन में क्या बोला जा रहा है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठचर्या में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं मतलब कि 1 to 5, उसमें जो शिक्षा होती है समूची पाठचर्या जो है, पाठचर्या में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कारण भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, इसलिए हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार के भाषा शिक्षण है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपका यहाँ पे कथन भी सही है और तर्क भी सही, यानी कि कारण भी सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय में निर्देश की भाषा एक ही है। यह अध्यापक के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि तो इनमें देखिए क्या कह रहा है, एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय में निर्देश की भाषा एक ही है। बच्चे जो घर में जो भाषा सीखते हैं और विद्यालय में जो सीख रहे हैं दोनों सेम ही भाषा है। तो यह अध्यापक के लिए बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि फर्स्ट है इससे वह बहुभाषिक बनेगा। उसके बाद अगला है वह बच्चों में सामाजिक भाषा का विकास कर सकती है। उसके बाद अगला, वह बच्चों के साथ उस भाषा में विशेष चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका तीसरा जो है बिल्कुल सही बात है, यानी कि जब बच्चा घर में जो भाषा सीखता विद्यालय में भी वही भाषा सीखेगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो बच्चों के साथ उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क और उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर पाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा की अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियाँ लिख रही है। ये टिप्पणियाँ सटीक रूप से यह वर्णित करती है कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। यह टिप्पणियाँ क्या है। तो भाषा की अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियाँ लिख रही है। ये टिप्पणियाँ सटीक रूप से यह वर्णित करती है कि विद्यार्थी जो है अब कक्षा के बाहर जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे या खेलेंगे। तो इस तरह का वह जो है मतलब कि वह उस डायरी पे वह अध्यापिका क्या कर रही है, लिख रही है कि बच्चे जो है क्लास के बाहर क्या करेंगे, यानी कि अध्यापक है। तो यहाँ टिप्पणी क्या है, सीखने के प्रतिफल, भाषाई दक्षता, भाषा शिक्षा के उद्देश्य, सीखने के स्तर। तो ये जो है सीखने के प्रतिफल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बात है। यानी कि क्लास में बच्चे को सिखाया गया, तो अब वह शिक्षक जो है इस चीज़ को मतलब कि लिख रही है कि मतलब हम तो समझा दिए, अब बच्चे पर इसका क्या फल पड़ेगा, बच्चे कक्ष के बाहर जाकर क्या करेगा, तो इसका फल क्या होगा, यानी कि सीखने के प्रतिफल पर वह बातचीत अपना डायरी पे लिख रहा है। तो इनका यही आशय है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है, बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है। बहुभाषावाद एक ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ बताना क्या है। विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन। उसके बाद है सभी विद्यार्थियों की मातृभाषा का शिक्षण अधिगम। उसके बाद अगला, शिक्षार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना। ये सही बात है। बहुभाषावाद का क्या अर्थ होता है कि शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी की जो भी भाषा है, जो भी लैंग्वेज है, उसी भाषा का इस्तेमाल करना, ये बहुभाषावाद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है आपका, यानी कि लास्ट आपका है क्वेश्चन, एक बालिका विद्यालय आते जाते साइन बोर्ड, प्लाकार्ड, लेवल, रेपर्स आदि देखती है और इस तरह से मुद्रित सामग्री के कई प्रकारों से अंतःक्रिया करती है। उसका इस प्रकार से अवलोकन व अंतःक्रिया करना अध्यापक को कौन सा कौशल पोषित करने में मदद करता है। फर्स्ट है आपका चित्रकारी, पठन, श्रवण, पेंटिंग। तो इनमें से बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका पठन, यानी कि पठन के अंतर्गत ही सारी चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है किस कौशल को मतलब कि वह अध्यापक को कौन से कौशल पोषित करने में मदद होगा, तो पठन कौशल। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है।
तो इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन हिंदी के आज हम लोग कवर किए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।